हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर। स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 हमारा भोजन और आदतें से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इस यूनिट से संबंधित एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 4 हमारा भोजन और आदतें से संबंधित लेक्चर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। हमारे सेशन में है 20 क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ठीक है, आपने बहुत बार विटामिन्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम हमको पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी थकान। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्कर्वी जो है उसमें क्या होता है कि ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और इसमें दांत के जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, दांत के जो मसूड़े होते हैं, ओके, मतलब कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें क्या होता है, खून आने लगता है। स्कर्वी की कमी से क्या होता है, दांत के मसूड़ों से क्या होने लगता है, खून आने लगता है। और जख्म और घाव जो होते हैं, हमें जो जैसे अगर कुछ बाई चांस अगर कुछ लग गया तो उसके जो घाव होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, स्कर्वी बीमारी के लक्षण है ये। ठीक है, दांत और मसूड़ों में क्या आता है, खून आने लगता है। दांत के जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आने लगता है, और जो घाव होते हैं हमारी बॉडी पर अगर कहीं लगते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। एक मिनट, सॉरी, यस, हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, फिर भी आप थोड़ा यहाँ पर रिमाइंड कर लीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और यह प्रायः कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 फैक्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी है। ठीक है, स्कर्वी के जो लक्षण है उसमें क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, मसूड़े जो होते हैं उसमें क्या होने लगता है, खून आने लगता है। ठीक है, घाव जो है, घाव या कुछ भी अगर हमें लग गया हमारी बॉडी पर तो घाव जो है वो जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन से कम 3 फैक्ट यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो पाया जाता है आंवले में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, वायरस, ठीक है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस इंग्लिश नेम है और इसका हिंदी नेम अगर देखें तो विषाणु है। ठीक है, तो वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी जुकाम, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। ठीक है, तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है पता है, वो है जुकाम। ठीक है, जब हमको जुकाम होता है तो किसी न किसी वायरस के इन्फेक्शन से ही होता है, जबकि जो टाइफाइड है, कॉलेरा है और मलेरिया है, मतलब टाइफाइड, कॉलेरा और मलेरिया जो है वो जल जनित रोग है। ये कैसे रोग है, वो है जल जनित, मतलब ये जल से होते, गंदे पानी पीने से होता है। ठीक है, मतलब जल जनित रोग कौन कौन से है, टाइफाइड है, ठीक है, कॉलेरा है और मलेरिया है। और जुकाम क्या है, जुकाम जो है वो वायरस संबंधित रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्या होता है जुकाम में, जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, जुकाम का जो ऊपरी जुकाम में क्या होता है कि जो हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है, संक्रामक हो जाता है, इन्फेक्टिव हो जाता है, ऊपरी वाला जो श्वसन तंत्र है। ठीक है, इसके अलावा
मतलब जुकाम के तो लक्षण बहुत ही सिंपल होते हैं। लक्षणों में खांसी आती है, गले में खराश होती है, नाक का स्राव होता है, ज्वर आता है, हल्का सा बुखार भी आ जाता है, ठीक है। और आमतौर पर ये 1 सप्ताह में ही ठीक होता है। हम कुछ भी कर ले, देखना कभी भी आप माइंड करना, अगर आपको जुकाम होता है तो आप कुछ भी कर ले, कितनी भी मेडिसिन खा ले, तो क्या होगा 3 से 4 दिन उसको ठीक होने में लगना ही लगना, मतलब 1 सप्ताह तक इसका क्या रहता है, इफेक्ट रहता ही रहता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य विषाणु है, इसका जो मुख्य वायरस है वो है राइनो वायरस। कौन सा वायरस है? राइनो वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ कम से कम 5 फैक्ट हमारे रेडी है। एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं सारे के सारे फैक्ट्स को। वायरस जो है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है अपना जुकाम, ठीक है। जुकाम जो है एक बार ये भी देख लेते हैं, टाइफाइड, कॉलेरा और मलेरिया, ये है जल जनित रोग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल जनित रोग क्या है, टाइफाइड है, कॉलेरा है और मलेरिया है, ठीक है, जल जनित रोग है। अगर हम जुकाम की बात करते हैं तो जुकाम में क्या होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र क्या होता है हमारा, क्षतिग्रस्त होता है, यानी कि इफेक्टिव होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, ठीक है। और गले में खराश आएगी, खांसी होगी, बुखार आएगा हल्का सा, ठीक है। और आमतौर पर ये होता है 1 सप्ताह में ठीक होगा, ठीक है, 1 सप्ताह में होगा ही होगा। मतलब अगर हम कितनी भी मेडिसिन खा ले तो तुरंत तो ठीक होने वाला है नहीं है, ठीक है। तो 1 सप्ताह का टाइम लगता ही लगता है। और इसका जो मुख्य विषाणु है वो है राइनो वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आप रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ओरल पर ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। मतलब जो समुद्री शैवाल होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी लोहा, ठीक है। तो समुद्री शैवाल है आयोडीन का प्रमुख स्रोत, ठीक है। समुद्री शैवाल से क्या मिलता है फ्रेंड्स, आयोडीन मिलता है, ठीक है, आयोडीन मिलता है समुद्री शैवाल से, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोगों ने बहुत मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में क्या होती है, सूजन आ जाती है इस ग्वाइटर रोग में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और जो है समुद्री शैवाल होती है ना, उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो शैवाल का नेम जो है वो है लिमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। तो अब इतना ज़्यादा याद ना रखिए, फिर भी कोशिश कीजिए कि ये जो सारे फैक्ट हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे याद रहे। लेमिनेरिया, ठीक है। तो ये जो समुद्री शैवाल में पाया जाने वाला, मतलब जिस शैवाल में आयोडीन पाया जाता है उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। और आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, पोलियो का कारण है, ठीक है। पोलियो एक बीमारी है, आप लोगों को पता है। पोलियो का कारण है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी कीट, ठीक है। तो पोलियो का जो कारण है उसकी बात अगर हम करें तो पोलियो का कारण है विषाणु, ठीक है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। मतलब इसके जाने के मीडियम क्या होते हैं, भोजन होता है, पानी होता है, ठीक है। और भोजन और पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। किसको क्षतिग्रस्त करता है, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसको क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है। और मांसपेशियों में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। मांसपेशियों में क्या करता है ये वायरस, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अकड़न जकड़न इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मांसपेशियों में अगर अवरोध उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखिए कि पोलियो का कारण है एक विषाणु से होता है, ठीक है। और पोलियो विषाणु के कारण होने के कारण मतलब ये क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है और मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, जल जनित रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अतिसार, ऑप्शन नंबर बी छोटी माता, ऑप्शन नंबर सी रक्ताल्पता और ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। तो जल जनित बीमारियों में उपस्थित मतलब जल जनित जो बीमारी है वो क्या है, अतिसार, ठीक है। अतिसार क्या है, एक जल जनित बीमारी है, ठीक है। जल जनित बीमारियों में जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे कि जीवाणु होते हैं, जल में क्या होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं,
ठीक है, और भी चीज़ें होती है, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, अमीबा होते हैं, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अतिसार को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अतिसार को ये बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि छोटी माता, ठीक है, छोटी माता एक ऑप्शन दिया हुआ है, छोटी माता मस्तिष्क ज्वर और रक्ताल्पता। ठीक है, छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर और रक्ताल्पता, ये तीनों जो है ना खून की कमी से होने वाले रोग है। ठीक है, रक्त की कमी से होने वाले रोग है। ओके, छोटी माता भी, रक्ताल्पता भी और मस्तिष्क ज्वर भी। देखो मस्तिष्क ज्वर जो है ना, जैसे अगर हमारे शरीर में अगर खून बहुत कम है तो कभी ना कभी क्या होता है कि ज्वर हमेशा ही बना रहता है। रक्ताल्पता ये खून की कमी से होने वाला रोग है और छोटी माता भी। परंतु अतिसार जो है वो जल जनित रोग है, क्योंकि जल में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, वायरस होते हैं, और इन सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है, अतिसार रोग होता है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वो है प्रश्न नंबर 6। ओके, धूम्रपान से होने वाले प्रमुख रोग है। ठीक है, धूम्रपान होने वाले प्रमुख रोग है। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यानी क्षय। ठीक है, इसका हिंदी में नाम याद रख लीजिए, सॉरी इंग्लिश में टीबी। जो तपेदिक होता है उसे ही हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वायरस से ये होता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी अल्सर, ऑप्शन नंबर डी अनिद्रा। ठीक है, धूम्रपान से होने वाले रोग पूछा है हमको। ठीक है, तो धूम्रपान से होने वाले जो रोग है वो है कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, फेफड़ों का जो कैंसर है वो क्या होता है, धूम्रपान से होता है। और कैंसर जो है ना वो विषाणुजन्य रोग है। ठीक है, मतलब एक विषाणु से होता है, विषाणुजन्य रोग है। और इसके अंतर्गत उत्तक क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, चोट या घाव जल्दी नहीं भरते। जैसे कि अगर कैंसर हो रहा है ना, तो कैंसर में क्या होगा, सॉरी हाँ, कैंसर में क्या होगा कि अगर मतलब जैसे हमको बॉडी में किसी भी पार्ट में क्या हो रहा है, कैंसर होने वाला है, या कोई ना कोई पार्ट डैमेज है, तो जैसे ये उत्तक है, वहाँ उस पार्ट के ये क्या है, उत्तक है, तो ये जो उत्तक है ना, कोशिकाओं का समूह, ये क्या होंगे, नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, अब ये नष्ट होने लगेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये घाव बनाने लगेगा ये धीरे धीरे, और ये बढ़ के किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये बढ़ के हो जाएगा कैंसर में परिवर्तित। ठीक है, तो कैंसर क्या होता है, एकदम से कैंसर नहीं होता है, कैंसर धीरे धीरे होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो उत्तक नष्ट होंगे और क्या हो जाएगा, कैंसर होगा, और ये होता है धूम्रपान से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7। ओके, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, जो चूहे हैं उनके द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है ना वो है प्लेग। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन लगा सकते हैं, तपेदिक लिख सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, ये तपेदिक हमने फोर्थ ऑप्शन कर लिया। ऑप्शन नंबर ए चेचक, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी प्लेग, ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही, प्लेग। ठीक है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, प्लेग है। ठीक है, प्लेग के वायरस को क्या कहते हैं, पिस्सू कहते हैं। ठीक है, प्लेग का जो वायरस होता है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं पिस्सू। ओके, और तथा पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहता है। ठीक है, पिस्सू जो होता है ना, पिस्सू वो किस पर निर्भर रहता है, चूहों पर निर्भर रहता है। और चूहों पर किस रूप में रहता है, वो परजीवी के रूप में निर्भर रहता है। ठीक है, परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहते हैं। और प्लेग के शरीर के जो फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती है। और क्या होता है, प्लेग जो होता है, प्लेग एक बीमारी है ना, चूहे के काटने से होती है। और प्लेग से क्या होता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके 3 से 4 फैक्ट हो गए हैं कंप्लीट। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। चूहों के काटने से कौन सा रोग होता है, प्लेग होता है। ठीक है, प्लेग का जो वायरस होता है वो पिस्सू होता है। पिस्सू जो होता है वो चूहे में परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, और पिस्सू के काटने से या जो प्लेग रोग होता है वो क्या होता है, उसमें क्या इफेक्ट होता है, लाल रक्त कणिकाएं, मतलब कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें क्या होगी, वो क्षतिग्रस्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों के 3 से 4 फैक्ट हो गए हैं कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात हम करते हैं।
ठीक है। रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी चेचक, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, डी मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोनाल्ड रास का संबंध है फ्रेंड्स मलेरिया से। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया क्या किया था सन 1902 में मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसकी खोज इन्होंने की थी और इसी कार्य के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसी कार्य के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि रोनाल्ड रास का संबंध है मलेरिया से और मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? वो रोनाल्ड रास ने की थी। कब की थी? सन 1902 में की थी और प्लाज्मोडियम परजीवी उसका नेम था और इसी कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि मलेरिया जो होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लिस। ठीक है, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। ओके, जो परजीवी के रूप में मतलब मादा एनाफ्लिस जो मच्छर जैसे अगर हमको काटेगा तो वो परजीवी के रूप में हमारे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। और एक और चीज़ आप याद रख लीजिए कि मलेरिया के उपचार के लिए ना सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुनेन औषधि जो कहाँ से मिलती है? हमको सिनकोना वृक्ष से मिलती है। ओके, सिनकोना वृक्ष से मिलती है। तो देखिए यहाँ 4 से 5 फैक्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। रोनाल्ड रास का संबंध है मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया के परजीवी की खोज इन्होंने की थी सन 1902 में। उस परजीवी का नाम था प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम, थोड़ा सा आप ओरल पर ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम। और जो मलेरिया के उपचार में जो औषधि प्रयोग की जाती है कुनेन, ठीक है, कुनेन का जो उपयोग किया जाता है वो हमको मिलती है सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है, यहाँ पर सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? मतलब कि ऐसा संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो टच करने से फैलते हैं या इन्फेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डेंगू, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी टिटनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टिटनेस नामक रोग जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, टिटनेस नामक रोग जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता, जबकि डेंगू, मलेरिया, पोलियो ये संक्रामक रोग है, इन्फेक्टिव डिसीज जो कहता है वो है। ठीक है, लेकिन जो टिटनेस नामक रोग होता है, ठीक है, ये होता है कंकाल तंत्र में होता है। ठीक है, मतलब कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिका प्रभावित होती है यहाँ पर टिटनेस में। ठीक है, और क्या होगा कि ये संक्रामक रोग नहीं होगा। ठीक है, और ये जो होता है वो बैक्टीरियम क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो आप इतना याद ना रखते हुए इतना ही याद रखिए कि संक्रामक रोग कौन नहीं है? टिटनेस नहीं है, बाकी डेंगू, मलेरिया और पोलियो क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर होता है प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 डेंगू रोग का वाहक है। ठीक है, डेंगू रोग का वाहक है। तो ऑप्शन नंबर ए एडिस मच्छर, ऑप्शन नंबर बी क्यूलैक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर सी घरेलू मच्छर, ऑप्शन नंबर डी एनाफ्लिज मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेंगू रोग का वाहक की अगर बात करते हैं तो डेंगू रोग एडिस मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, एडिस मादा मच्छर के काटने से होता है। एडिस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं, मतलब एडिस मच्छर क्या है? उसका वाहक है। और एडिस मच्छर मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और इसी मच्छर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस मच्छर को हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर भी आ सकता है, थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। यह एक विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग होता है। यहाँ पर आप ये भी याद रखिए कि यह एक विषाणु जनित रोग होता है। और डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगती है बहुत तेज। ठीक है, ठंड लगने के साथ साथ क्या होता है? बुखार भी आता है और इसके अलावा आंखों में सूजन होगा, सिर में जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, तो और इसी को ना एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसी को। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 फैक्ट आप याद रखिएगा। डेंगू रोग का वाहक है एडिस मच्छर, जो होता है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, और मादा एडिस मच्छर को हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और जो ये है विषाणु जनित रोग है एक प्रकार का।
ठीक है, विषाणु जनित रोग हैं। और इसके अलावा अगर डेंगू का जो रोगी होता है उसको तेज बुखार आएगी, ठंड लगेगी, ठीक है, और सूजन आएगी, सिर में जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 11, प्रश्न नंबर 11, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ठीक है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी निमेटोड। जो होती है ना वो होती है वायरस के कारण से होती है। ठीक है, छोटी माता एड्स और रेबीज रोग जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में प्रोटोजोआ दिया है, बैक्टीरिया दिया है, निमेटोड दिया है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, परंतु वायरस के कारण क्या होती है, छोटी माता या रेबीज रोग होता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं आर्त्रशोथ, डायरिया जो होता है, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ अमीबा के कारण, मतलब देखिए यहाँ पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं और इनके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, रोग होते हैं, परंतु जो वायरस के कारण होता है छोटी माता और रेबीज। ठीक है, तो दो याद रखिए आप, छोटी माता और रेबीज होता है वायरस के कारण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। ठीक है, एब्जॉर्वेशन कहाँ होता है वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमाशय की दीवार में, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत की दीवार में, ऑप्शन नंबर सी बृहद आंत की दीवार में, और ऑप्शन नंबर डी यकृत में। ठीक है, तो अगर हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, तो इसमें क्या होता है, उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो उसका अवशोषण होता है छोटी आंत की दीवार में। ठीक है फ्रेंड्स, उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत की दीवार में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी बॉडी में, वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, छोटे छोटे दीर्घ रोम रहते हैं, ठीक है, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, और वो क्या करते हैं, अवशोषण का जो क्षेत्रफल रहता है, ठीक है, अवशोषण का जो क्षेत्रफल रहता है उनको बढ़ा देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, भोजन का अधिक से अधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए छोटी आंत की दीवार में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 13। ओके, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमको कथन गलत बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्विनोन जो एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक वृक्ष से पाई जाती है। ठीक है, या प्राप्त होती है, तो हमको गलत वाला बताना है, हमको सही नहीं बताना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्विनोन या कुनेन, कुनेन लिखा था मैंने आई थिंक, तो कुनेन जो है ना वो रियल में सिनकोना वृक्ष से मिलता है और ये मलेरिया की औषधि है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, बढ़ते अगले ऑप्शन की ओर। चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, परंतु इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी फलों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हरी सब्जियां विटामिन एंड खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। ठीक है, हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए हमको गलत वाला पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला कथन हमारा क्या है फ्रेंड्स, गलत है। ठीक है, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, परंतु चावल से कोई भी किसी भी प्रकार का तेल नहीं बनता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वह है प्रश्न नंबर 14। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन नंबर सी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक, 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके, या ऑप्शन नंबर डी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। ठीक है, तो दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है उसकी बात हम करते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए पहले दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, 15 सेकंड तक, ठीक है, या
62 डिग्री सेल्सियस या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, दूध का जो पाश्चुरीकरण करते हैं वो क्या होता है, उसकी प्रोसीजर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और क्या होगा ऐसा करने से जो दूध में जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु या बीजाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, नष्ट हो जाते हैं। और ये है उसका सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यस, ये हमारा 15 क्वेश्चन। मलेरिया रोग होता है किसके कारण से, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ऑप्शन नंबर बी एंटामीबा, ऑप्शन नंबर सी रेट्रोवायरस और ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो यहाँ मलेरिया है एक वाहक जनित रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम नामक परजीवी के कारण, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सही आंसर, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ठीक है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। और मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर है, ये तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। ठीक है, मादा एनाफ्लिज मच्छर है। ठीक है, और ये हो गया हमारा सही आंसर, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम मलेरिया रोग का कारण होता है। ठीक है, मलेरिया रोग के उपचार की अगर बात करें तो क्विनोन जो है वो एक दवाई है और वो मिलती है सिनकोना वृक्ष से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हमारे फैक्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 16। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ठीक है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ऑप्शन नंबर ए एड्स, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी टिटनेस। ठीक है, तो दूषित जल के पीने से कौन सी बीमारी फैलती है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एड्स तो बिल्कुल नहीं फैलती है दूषित जल के पीने से। ठीक है, ये यौन संबंधित एक रोग है जो अवैध यौन संबंध बनाने से होता है। ठीक है, एड्स। टाइफाइड जो है वो दूषित जल के पीने से फैलती है। ठीक है, इसको हम आर्द्र ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्द्र ज्वर भी कहते हैं टाइफाइड को। और ये दूषित जल के पीने से फैलती है। और यह रोग जो होता है ना वो किससे होता है, साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से ये होता है और इसे हम आर्द्र ज्वर भी कहते हैं। और ये दूषित जल में पाया जाता है। ठीक है, ये साल्मोनेला जो टाइफोसा भैया है ना, ये कहाँ पाया जाता है, दूषित जल में पाया जाता है। मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है वो दूषित जल में पाया जाता है और दूषित जल के पीने से हो जाता है टाइफाइड, जिसे आर्द्र ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17। तंबाकू की आदत किससे होती है। ठीक है, तंबाकू की आदत किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए कोकीन, ऑप्शन नंबर बी कैफीन, ऑप्शन नंबर सी निकोटीन, ऑप्शन नंबर डी हिस्टामिन। ठीक है, तो तंबाकू की आदत जो होती है वो निकोटीन के कारण होती है। किसके कारण होती है, निकोटीन के कारण होती है। तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित जो निकोटीन होता है ना उसकी क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है। ठीक है, निकोटीन जो होता है वो एक मादक पदार्थ होता होगा। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है। इस कारण से भी जो तंबाकू खाते हैं उनकी आदत एकदम से नहीं छूट पाती है, तो उसका मुख्य कारण है निकोटीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वो है पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए पोलियो का उपचार, ऑप्शन नंबर बी पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, ऑप्शन नंबर सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ठीक है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ये पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। और पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1995 और 96 में क्या हुई थी, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और ये इसका जो मुख्य स्रोत क्या था कि संपूर्ण पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना इसका मुख्य स्रोत था। 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 2012 को भारत में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, 24 फरवरी 2012 को भारत को क्या किया था,
पल्स पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, जो पल्स पोलियो कार्यक्रम हुआ था 1995 से 96 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। और 24 फरवरी सन 2012 को भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी और ऑप्शन नंबर डी रैबिज। ठीक है, तो देखो मतलब ऑड वन आउट वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के यहाँ पर ये उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, ठीक है, ये ना विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और रिकेट्स वो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। परंतु रेबीज जो है ना, वो किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या हो गया, इन सबसे क्या हो गया, अलग हो गया। ये तीनों क्या है? ये तीनों है विटामिन की कमी से होने वाले डिसीज, परंतु रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। यस, सो निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो खुले में शौच मुक्त है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं केरल की। ठीक है, तो आंसर हमारा है केरल। केरल जो है वो 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। ठीक है, मतलब वहाँ पर खुले में शौच होता ही नहीं, 100% है वो। ठीक है, भारत में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल ऐसे ये 3 राज्य हैं जो 100% क्या है, खुले में शौच मुक्त राज्य है। ठीक है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश और केरल है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। 20 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं हमारे कंप्लीट। आप लोग सारे के सारे वीडियोस देखिए, इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों का काफ़ी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं आप उन्हें भी देख लीजिए। और ये है हमारे यूनिट नंबर 2 का 2nd नंबर का लेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।